तो चलिए आज के इस पिटारे को खोलकर देखते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसे विचार से करने जा रहे हैं जो पहली बार सुनने पर शायद किसी को भी जोर से हंसा दे। हाँ, अक्सर गहरी बातें ऐसी ही शुरू होती हैं। बिल्कुल। मतलब जब मैंने भी इसे पहली बार पढ़ा ना तो मुझे लगा कि ये कोई इंटरनेट पर वायरल होने वाला साधारण सा मजाक है जो लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। एकदम सही। लेकिन जब इस पर थोड़ा गहराई से विचार किया तो समझ आया कि ये तो मानव मनोविज्ञान पर एक बहुत ही करारा और सटीक प्रहार है। जी, और ये प्रहार बहुत जरूरी भी है। तो जो हमारी स्रोत सामग्री है उसमें एक बहुत ही अनोखा, हास्यपूर्ण लेकिन गहरा उद्धरण दिया गया है। उसमें लिखा है, कुछ लोगों का स्वभाव बैंगन जैसा होता है, वैसे ही उनमें कीड़ा होता है। हाँ, ये सुनने में जितना मजेदार है उतना ही सच भी है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस वाक्य के ठीक बाद स्रोत में कुछ हंसने वाले इमोजी बने हैं और अंग्रेजी में एक टिप्पणी लिखी है, इट्स अ रियलिटी एंड फैक्ट्स। इट्स अ रियलिटी एंड फैक्ट्स। बिल्कुल, ये सिर्फ मजाक नहीं है। एकदम नहीं है। तो जो लोग आज इस गहन विश्लेषण को सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज की इस चर्चा के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, यानी जिनके विचारों पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, वो है विचारक बलजीत सिंह मिथवा, जिन्हें साइकोजीनियस के उर्फ नाम से भी जाना जाता है। जी, साइकोजीनियस। और साथ ही इसमें गुरु चंद्रगिरी महाराज के विचार भी शामिल हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें उस सच्चाई की तह तक जाना है। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी सब्जी, मतलब कि बैंगन, इंसानी फितरत और हमारे समाज के सबसे जटिल मनोविज्ञान का इतना सटीक रूपक बन सकती है। रूपक या कह ले एक मेटाफर बन सकती है। हाँ, मेटाफर। ये जो हास्य हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, वो दरअसल एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। इस विचार का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चेतावनियां अक्सर हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे साधारण चीजों से ही जन्म लेती हैं। सही कहा, कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं चाहिए होते। बिल्कुल नहीं। ये बैंगन और उसके अंदर के कीड़े का जो रूपक है, वो मानव स्वभाव की उस जटिलता को पकड़ता है जिसे समझने में कई बार लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। और फिर भी लोग धोखा खा जाते हैं। यही तो बात है। जब स्रोत में कहा गया है कि ये हकीकत और तथ्य है, तो वो स्पष्ट रूप से उस धोखे की ओर इशारा कर रहा है जिसका सामना समाज में लगभग हर व्यक्ति ने कभी ना कभी जरूर किया होता है। मुझे तो लगता है एक से ज्यादा बार किया होगा। हाँ, वो तो है। ये महज किसी सब्जी का मजाक नहीं है। ये हास्य का उपयोग करके एक बहुत ही असहज कर देने वाली सच्चाई को पचाने लायक बनाने का तरीका है। मतलब एक कड़वी दवा को मीठी चाशनी में लपेट कर देना। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। अगर हम इसे सीधे तौर पर कहें कि लोग धोखेबाज होते हैं, तो शायद कोई ध्यान ना दे। लोग कहेंगे कि हाँ, ये तो हमें पता ही है। बिल्कुल, लेकिन बैंगन के अंदर का कीड़ा कहना तुरंत दिमाग में एक तस्वीर बना देता है। सीधे तौर पर इस सब्जी से की गई है। और वो तुलना बहुत सोच समझ कर की गई है ना? कल्पना की जा सकती है कि जब कोई सब्जी मंडी में जाता है और एक बैंगन को उठाता है, तो वो बाहर से कितना चमकदार, चिकना, ठोस और एकदम बेदाग दिखता है। एकदम परफेक्ट दिखता है। हाँ, उसे देखकर लगता है कि भाई इससे बेहतरीन सब्जी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट बात कहता है। वो बाहर से हरा और अंदर से सड़ा हुआ होता है। जी, स्रोत के अनुसार ऐसा व्यक्ति बाहर से हरा होता है और अंदर से सड़ा हुआ होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंगन आमतौर पर बैंगनी होता है। हाँ, कुछ हरे भी होते हैं लेकिन ज्यादातर बैंगनी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो बाहर से हरा कहना है वो शायद एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। हरा रंग जो ताजगी, सच्चाई और बेदाग होने का प्रतीक है। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। बाहरी आवरण एकदम साफ सुथरा है, लेकिन अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग है। ये हरा रंग समाज में क्या दर्शाता है? हरा रंग अक्सर मासूमियत, अच्छाई और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्रोत ये बता रहा है कि ऐसे लोग समाज में खुद को सबसे ताजा, सबसे ईमानदार, मददगार और बेदाग व्यक्ति के रूप में पेश करने में माहिर होते हैं। मतलब वो जानबूझकर ऐसी छवि बनाते हैं। जी हाँ, उनका ये बाहरी आवरण इतना निर्दोष और आकर्षक होता है कि कोई भी आसानी से उनके आकर्षण में बंध जाए। कोई भी उन पर भरोसा कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। लेकिन जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है, अंदर से सड़ा हुआ, वो उस विश्वासघात की गहराई को दर्शाता है। ये सड़न कोई एक दिन में तो नहीं आती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सड़न कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन में आ गई हो।
ये उस व्यक्ति के चरित्र का स्थायी हिस्सा है, जिसे उसने उस चमकदार हरे और चिकने बाहरी आवरण के नीचे बहुत ही सावधानी से छिपा रखा है। शायद सालों की मेहनत से। एकदम सही, सालों की मेहनत से। ये दिखावे और असलियत के बीच का एक भयंकर विरोधाभास है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और शायद इसे सुनकर विश्लेषण सुनने वालों के मन में भी ये सवाल आएगा। पूछे, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या समाज में रहने वाला हर व्यक्ति थोड़ा बहुत दिखावा नहीं करता? मेरा मतलब है, हम सब घर पर जैसे होते हैं, दफ्तर में या किसी पार्टी में वैसे तो नहीं होते। हाँ, वो तो एक सामान्य बात है। वही ना, हम सभी शिष्टाचार का पालन करते हैं। कई बार अंदर से बुरा लग रहा होता है, फिर भी मुस्कुरा देते हैं। तो क्या हम सब भी किसी न किसी स्तर पर बैंगन बन रहे हैं? ये बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है, और इस फर्क को समझना बहुत अहम है। तो ये सामान्य सामाजिक शिष्टाचार और इस स्रोत में बताई गई सड़न के बीच का फर्क क्या है? देखिए, सामान्य सामाजिक शिष्टाचार और इस बैंगन वाले स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। शिष्टाचार या थोड़ी बहुत कूटनीति का उद्देश्य समाज में सामंजस्य बनाए रखना होता है। मतलब किसी को बुरा न लगे? बिल्कुल, उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। जब कोई व्यक्ति शिष्टाचारवश मुस्कुराता है तो उसके पीछे कोई गहरी साजिश नहीं होती। वो सिर्फ माहौल को हल्का रखने के लिए होता है। सही कहा। लेकिन स्रोत जिस व्यक्ति की बात कर रहा है, वो जानबूझकर एक शिकारी की तरह ये बाहरी आवरण ओढ़ता है। एक शिकारी की तरह? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। खतरनाक है भी। उसकी ये चमक, ये हरापन दूसरों को फंसाने के लिए महज एक चारा है। मनोवैज्ञानिक बलजीत सिंह मितवा ने इस बाहरी दिखावे को सिर्फ एक विचार तक सीमित नहीं रखा है। जी, स्रोत में कुछ विशिष्ट लक्षण भी बताए गए हैं। बिल्कुल, उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए 4 बहुत ही विशिष्ट लक्षण बताए हैं। ये लक्षण साबित करते हैं कि हम किसी आम शिष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गहरे और खतरनाक मनोवैज्ञानिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए इन 4 लक्षणों के पिटारे को एक-एक करके खोलते हैं ताकि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। मनोवैज्ञानिक बलजीत सिंह मितवा द्वारा बताया गया सबसे पहला लक्षण है दोहरा व्यक्तित्व, जिसे अंग्रेजी में डबल पर्सनालिटी कहा गया है। जी, डबल पर्सनालिटी। स्रोत फिर से उसी बात पर जोर देता है कि ऐसा व्यक्ति बाहर से हरा और अंदर से सड़ा हुआ होता है। ये दोहरा व्यक्तित्व काम कैसे करता है? ये सिर्फ मूड स्विंग तो नहीं हो सकता? नहीं, ये बिल्कुल भी मूड स्विंग नहीं है। मूड स्विंग एक प्राकृतिक भावना है जो किसी को भी हो सकती है। आज खुश हैं, कल उदास हैं, वो तो सामान्य है। बिल्कुल, लेकिन दोहरा व्यक्तित्व एक बहुत ही सोची समझी और सचेत अवस्था है। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने समाज के सामने पेश करने के लिए एक पूरी तरह से अलग मुखौटा या अवतार तैयार कर लिया है। एक फेक आइडेंटिटी बना ली। जी, बाहर से वो हर वो काम करेगा जो एक आदर्श इंसान को करना चाहिए। वो बहुत मीठा बोलेगा, परोपकार की बातें करेगा, सामाजिक नियमों का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। सबको लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। यही तो चाल है। लेकिन उसके अंदर का जो असली इंसान है वो इसके ठीक विपरीत है। जो सड़न की बात की गई है वो उसके वास्तविक विचारों, उसकी नीयत और बंद दरवाजों के पीछे उसके व्यवहार में होती है। मतलब वो खुद जानता है कि वो अंदर से क्या है। वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो अंदर से क्या है, और ठीक इसी वजह से वो बाहर से हरा दिखने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। ये तो बहुत थका देने वाला काम होगा, हमेशा एक्टिंग करते रहना। ये एक तरह का निरंतर चलने वाला अभिनय है जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन वे इसे अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये तो किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा है, जहां विलेन सबसे अच्छा इंसान होने का नाटक करता है और अंत में जाकर उसकी असलियत सामने आती है। बिल्कुल, और यही बात हमें इस चर्चा के दूसरे सबसे दिलचस्प और खतरनाक लक्षण की तरफ ले जाती है। स्रोत कहता है कि उनकी बातों में झूठ और सच का मिश्रण होता है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि वे हर बात में झूठ बोलते हैं। यहाँ मिश्रण या मिलावट की बात हो रही है, और सच कहूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सच और झूठ का ये मिश्रण दुनिया का सबसे खतरनाक मानसिक छलावरण है। वो कैसे? अगर कोई लगातार झूठ बोले तो वो ज्यादा बुरा नहीं है क्या? नहीं, अगर कोई व्यक्ति लगातार 100% झूठ बोलता है तो समाज उसे बहुत जल्दी पहचान लेता है। उसका कोई न कोई झूठ आपस में टकराएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। हाँ, लोग कहेंगे कि अरे ये तो हमेशा ही झूठ बोलता है। बिल्कुल, एक आदतन झूठे इंसान से बचना आसान है क्योंकि लोग उसकी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी बातों में 80% सच और 20% झूठ मिलाता है तो स्थिति बहुत जटिल हो जाती है। वो 80% सच एक ढाल का काम करता है ना,
एकदम सही। वो 80% सच सामने वाले के दिमाग को शांत कर देता है। सामने वाले का दिमाग तार्किक रूप से ये सोचता है कि ये इंसान कल भी सच बोल रहा था, आज सुबह भी सच बोल रहा था, तो अभी ये जो बात कह रहा है वो भी सच ही होगी। और उसी भरोसे में वो 20% झूठ भी सच मान लिया जाता है। जी, इस तरह वे उस 20% खतरनाक झूठ को सच की चाशनी में लपेटकर खिला देते हैं। ये मिश्रण शिकार के सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना देता है। इंसान एकदम भंवर में फंस जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि किस बात पर शक किया जाए और किस बात पर भरोसा किया जाए। इसे गैसलाइटिंग का एक बहुत ही परिष्कृत रूप भी कहा जा सकता है। गैसलाइटिंग, जहां सामने वाला अपने ही सच पर शक करने लगता है। बिल्कुल वही। ये तो ऐसा है जैसे एक गिलास शुद्ध दूध में केवल एक बूंद जहर की मिला दी जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। दूध तो दूध ही दिखता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं रहता। और जब कोई इंसान इस हद तक योजना बनाकर सच और झूठ का मिश्रण तैयार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। बिल्कुल। ये सब बिना किसी कारण के तो नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल। और यही बात स्रोत के तीसरे लक्षण को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। तीसरा लक्षण कहता है कि वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं। यानी ये सारा दिखावा, ये हरा आवरण, ये सच झूठ का खेल, सब कुछ सिर्फ एक लक्ष्य की ओर निर्देशित है, उनका अपना स्वार्थ। इस बिंदु पर आकर वो सड़न अपना असली रूप दिखाती है। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा नाटक एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना का हिस्सा होता है। मतलब ये लोग भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के लिए दूसरे इंसान, उनकी भावनाएं, उनका समय, उनके संसाधन और उनका विश्वास, ये सब सिर्फ उपकरण हैं, टूल्स हैं। वे लोगों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, वे किसी के साथ तभी तक मीठा व्यवहार करते हैं या उसका साथ देते हैं जब तक उन्हें उससे कुछ हासिल हो रहा होता है। मतलब उनके लिए रिश्ते महज एक लेन देन या ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल एक ट्रांजैक्शन। और सबसे क्रूर बात यह है कि उन्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके स्वार्थ की पूर्ति के बाद उस दूसरे इंसान का क्या नुकसान होगा। सामने वाले की तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं होती। उसकी भावनाएं आहत होंगी, उसका आर्थिक नुकसान होगा या उसका विश्वास टूट जाएगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और मतलब पूरा होने के बाद क्या करते हैं वो? जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है या जैसे ही उन्हें लगता है कि अब इस इंसान से और कुछ नहीं निचोड़ा जा सकता, वे बड़ी आसानी से उसे किनारे कर देते हैं और किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। एकदम सही। ये परजीविता या पैरासाइटिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे इंसानी रिश्तों के संदर्भ में देखा जा रहा है। ये सुनकर सच में सिहरन होती है। और अब हम उस शब्द पर आते हैं जो इस पूरे उद्धरण की जान है और जो हमारा चौथा लक्षण भी है। जी, वो शब्द बहुत भारी है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि उनके मन में अक्सर कोई ना कोई कीड़ा यानी दुर्भावना होती है। ये कीड़ा शब्द अपने आप में इतना गहरा है, बैंगन के लुपक के साथ ही बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ, लेकिन इंसानी स्वभाव के लिए ये शब्द बहुत कुछ बयां करता है। ये शब्द बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक है। अगर हम प्रकृति में देखें तो एक कीड़ा क्या करता है? वो फल या सब्जी के अंदर चुपचाप रहता है और उसे खाता रहता है। बिल्कुल, वो अंदर चुपचाप पनपता है और उसे भीतर ही भीतर खाकर खोखला कर देता है। इसी तरह ये जो दुर्भावना या मैलिस है, वो किसी के मन के भीतर पलने वाले कीड़े के ही समान है। ये केवल एक सामान्य स्वार्थ नहीं है फिर? नहीं, ये एक सक्रिय दुर्भावना है। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी, दूसरों की सफलता या दूसरों की शांति शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे भले ही बाहर से आपको आपकी सफलता पर बधाई दे रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है? 100%। वे बाहर से मुस्कुराते हुए गले मिलेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन उनके मन का वो कीड़ा उस वक्त उन्हें अंदर से काट रहा होता है। वो जल रहे होते हैं अंदर से। वे लगातार ये सोच रहे होते हैं कि इस इंसान को नीचे कैसे गिराया जाए। ये दुर्भावना कोई स्थिर विचार नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय और बेचैन करने वाला तत्व है जो उनके हर कदम, हर फैसले को निर्देशित करता है। ये कीड़ा उन्हें कभी शांत नहीं बैठने देता होगा। कभी नहीं। और यही कारण है कि वो हमेशा किसी न किसी साजिश या जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। यहाँ स्रोत ने एक बहुत ही दिलचस्प छलांग लगाई है। इस आम बोलचाल की भाषा और सब्जी के रूपक को सीधी मनोविज्ञान की भारी भरकम शब्दावली से जोड़ दिया गया है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। स्रोत के अंत में लिखा है कि साइकोलॉजी में इसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे
एक विचारक ने मनोविज्ञान के एक इतने तकनीकी शब्द को एक साधारण कीड़े वाले बैंगन के रूपक से जोड़कर आम जनता के सामने परोस दिया है। ये मनोविज्ञान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर हम इसे विशुद्ध नैदानिक या क्लिनिकल मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जिसे पहले डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, उसे अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन है। बिल्कुल, जहां एक ही व्यक्ति में कई अलग-अलग व्यक्तित्व मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत और विचारक बलजीत सिंह मितवा इस शब्द का उपयोग एक बहुत ही व्यवहारिक, सामाजिक और व्यवहारिक संदर्भ में कर रहे हैं। यानी वे इसे किसी बीमारी के बजाय एक सामाजिक विकार के रूप में देख रहे हैं। एकदम सही। यहाँ डिसऑर्डर या विकार का मतलब उस भयंकर और खतरनाक असंतुलन से है जो व्यक्ति के बाहरी दिखावे और उसकी आंतरिक दुर्भावना के बीच पैदा हो गया है। और दो चेहरों के बीच का असंतुलन। जी, जब कोई व्यक्ति समाज में लगातार दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे लेकर जीता है, एक वो देवदूत वाला चेहरा जो दुनिया देखती है और एक वो शिकारी वाला चेहरा जो वो वास्तव में है, तो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से ये अपने आप में एक गहरा व्यक्तित्व विकार ही है। और इस वैज्ञानिक अवधारणा को आम जनमानस की भाषा में अनुवादित करके बहुत बड़ा काम किया गया है। स्रोत ने हर किसी को ये समझने की शक्ति दी है कि उनके आसपास जो लोग दोहरा व्यवहार कर रहे हैं वे महज चालाक नहीं है, बल्कि वे एक गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न का शिकार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी चर्चा, इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? वो सबसे अहम हिस्सा है। हमने बैगन के रूपक को गहराई से समझ लिया, हमने उस हरे दिखावे और अंदर की सड़न को देख लिया, और हमने उन 4 खतरनाक मनोवैज्ञानिक लक्षणों को भी समझ लिया। जी, दोहरा व्यक्तित्व, झूठ सच का मिश्रण, स्वार्थ और मन के कीड़े का भी पर्दाफाश कर लिया। लेकिन समाज में रहने वाला एक आम इंसान जो रोज नए लोगों से मिलता है, काम करता है, रिश्ते बनाता है, वो इस जानकारी का करे क्या? वो खुद को बचाए कैसे? हाँ, मतलब वो खुद को ऐसे बैगन जैसे स्वभाव वाले लोगों से कैसे बचा सकता है? इस सवाल का जवाब स्रोत ने बहुत ही सटीकता के साथ अपने भावार्थ या मुख्य निष्कर्ष में दिया है। तो भावार्थ क्या कहता है? स्रोत के अनुसार भावार्थ ये है, बैंगन जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति अक्सर साफ सुथरा जितना दिखाई देता है, वो उतना ही अनुभव की कसौटी पर अवगुणी होते हैं। अनुभव की कसौटी पर अवगुणी होते हैं। इस पूरे वाक्य में जो सबसे भारी और महत्वपूर्ण शब्द है वो है अनुभव की कसौटी, द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये वो ढाल है जो ऐसे लोगों से बचा सकती है। अनुभव की कसौटी, ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसे अपनाना शायद उतना ही मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी इंसान को सिर्फ 1 या 2 मुलाकातों में उसके शानदार कपड़ों, उसकी चिकनी छुपड़ी बातों या उसके द्वारा बनाए गए उस हरे आवरण से नहीं परखा जा सकता। बिल्कुल नहीं परखा जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति एक बैंगन को बीच से काटता नहीं है, उसे ये पता नहीं चलता कि अंदर कीड़ा है या नहीं। और इंसानों के मामले में ये काटना कोई भौतिक क्रिया तो है नहीं। जी नहीं, ये वो समय, वे परिस्थितियां और वे चुनौतियां हैं जो अनुभव के रूप में सामने आती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अनुभव की कसौटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दबाजी में या एक दिन में पार कर लिया जाए। आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां लोग सोशल मीडिया की एक प्रोफाइल देखकर या 15 मिनट की बातचीत में किसी के चरित्र का प्रमाण पत्र बांट देते हैं, ये भावार्थ हमें रुकने और धैर्य रखने की बहुत बड़ी सलाह दे रहा है। बिल्कुल। तो ये अनुभव हासिल कैसे होता है? क्या बस इंतजार करना चाहिए? इंतजार के साथ साथ पैनी नजर भी रखनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ लंबा समय बिताता है, जब वो उसे अलग अलग परिस्थितियों में देखता है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां तनाव हो। एकदम सही, जहां तनाव हो, जहां संकट हो, या सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां उस सामने वाले व्यक्ति का स्वार्थ पूरा ना हो रहा हो, तब असली चेहरा सामने आता है। तब वो बाहरी साफ सुथरा आवरण फटने लगता है। जब किसी बैंगन स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी मनमर्जी का परिणाम नहीं मिलता, तो उसका वो 80% सच और 20% झूठ का जो मिश्रण है, वो बिखरने लगता है। और फिर वो कीड़ा बाहर आ जाता है। समय के साथ और कठिन अनुभवों के जरिए वो जो मन का कीड़ा या दुर्भावना है, वो खुद बहुत बाहर झांकने लगती है। केवल लंबी अवधि का अनुभव और समय ही ये साबित करने की ताकत रखते हैं कि व्यक्ति असल में गुणी है या, जैसा कि स्रोत कहता है, वो अवगुणी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त और आंखें खोल देने वाला निष्कर्ष है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए
तो ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटा सा मजाकिया और व्यंग्यात्मक लगने वाला विचार मानव स्वभाव की इतनी गहरी, अंधेरी और जटिल सच्चाइयों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। सच में हमने अपनी शुरुआत एक सब्जी के मजाक से की थी, एक हंसने वाले इमोजी वाले कोट से की थी, और हम मानवीय धोखे, दोहरे व्यक्तित्व, सच और झूठ के मनोवैज्ञानिक युद्ध और अनुभव की शक्ति जैसी अत्यंत गंभीर धारणाओं तक पहुंच गए हैं। यही इस विशिष्ट स्रोत सामग्री और विचारक बलजीत सिंह मितवा के तरीके की असली खूबसूरती है। बहुत ही कमाल का तरीका है। ये हास्य के एक बहुत ही हल्के आवरण में लिपटी हुई समाज के लिए एक बेहद कड़वी और जरूरी चेतावनी है। ये हमें लगातार ये याद दिलाती है कि हम दुनिया को और लोगों को उस रूप में ना देखें जैसा वे हमें दिखाना चाहते हैं, बल्कि उस रूप में देखें जो वे वास्तव में है। और ये देखने की दृष्टि केवल समय और अनुभव ही दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। और इस चर्चा को सुन रहे हर व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा संदेश है कि लोगों को परखने के लिए केवल पहली नजर के दिखावे पर कतई भरोसा न करें। आजकल दिखावा करना बहुत आसान है। बहुत मीठी मीठी बातें करना, बेहद अच्छा पहनावा रखना और सार्वजनिक रूप से बहुत बड़े सदाचार का प्रदर्शन करना आज के समय में सच में बहुत आसान हो गया है। कोई भी ये मुखौटा पहन सकता है, लेकिन असली चरित्र कुछ और होता है। असली चरित्र और इंसान की वास्तविक कीमत वही है जो समय के थपेड़ों के बाद और अनुभव की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरे। इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने व्यापार में या अपने निजी जीवन में लोगों को जगह देने से पहले उन्हें इस समय की कसौटी से गुजरने का पूरा मौका दें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और इसके साथ ही शायद ये भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी खुद की समझ, अपनी अंतर्ज्ञान और निरीक्षण क्षमता को भी लगातार पैना करता रहे, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को। जी, ताकि जब वो हरा आवरण हल्का सा भी खिसके तो उस क्षणिक झलक में ही अंदर की सच्चाई को पहचाना जा सके, इससे पहले कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ये बहुत ही पते की बात है। और अब आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे विचार पर चिंतन किया जाए जो आज की इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। वो क्या विचार है? जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। हम सभी एक सामाजिक ढांचे में रहते हैं। इस समाज में घुलने मिलने के लिए, लोगों से रिश्ते बनाए रखने के लिए हम सभी कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में एक अच्छा बाहरी आवरण जरूर अपनाते हैं। हाँ, ये तो इंसानी फितरत का हिस्सा है। कई बार हम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने के लिए वो सच नहीं बोलते जो हम सोच रहे होते हैं। यानी एक तरह से हम सभी बाहर से थोड़े हरे और साफ सुथरे दिखने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बारीक और अदृश्य रेखा है जो हमारे इस सामान्य हानि रहित सामाजिक शिष्टाचार और दूसरों का दिल रखने की आदत को स्रोत में बताए गए उस खतरनाक मन के कीड़े या धोखेबाज दोहरे व्यक्तित्व में बदल देती है। ये रेखा बहुत बारीक है। वो कौन सा बिंदु है जहां हम महज एक विनम्र इंसान होने की सीमा को पार करके एक सड़े हुए बैगन की श्रेणी में आ जाते हैं? और क्या हम कभी खुद इस बात को पहचान सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। इस सवाल पर एकांत में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।